नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशा। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दुनिया के चीफ जस्टिस के 26वें इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। दुनिया के मुख्य न्यायाधीशों के 26वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज दुनिया जिन भी चुनौतियों का सामना कर रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन हो, साइबर सिक्योरिटीज हो या फिर आतंकवाद हो, अगर कोई देश या समाज इन मुद्दों पर आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है तो ये संकट एक दिन उसे भी निगल जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि आज कोई भी समस्या केवल किसी एक देश की समस्या नहीं है, बल्कि दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को मिलकर इसके समाधान का मार्ग निकालना पड़ेगा। इस कॉन्फ्रेंस के जरिए दुनिया को यह संदेश देने की जरूरत है कि न्याय कैसे मानवता की समस्याओं को हल कर सकता है। भारत ने उसे आगे बढ़ने और उसके संरक्षण में अपना योगदान न दिया हो। आज के इस अवसर पर जब हम दुनिया भर से जुड़े हुए न्यायविदों के सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में यहां पर उपस्थित हुए हैं, इस अवसर पर सीएमएस लखनऊ के संस्थापक डॉक्टर जगदीश गांधी जी की स्मृतियों को नमन करता हूं, उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने ग्लोबल यूनिटी, पीस एंड जस्टिस के लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ जस्टिसेस का पिछले एक लंबे समय से इस कार्यक्रम का शुभारंभ यहां पर किया और एक दूसरे को समझने और उसके माध्यम से एक नया संदेश देने का प्रयास किया था। हमें इस बारे में यह बात कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए कि दुनिया की वास्तव में समस्या क्या है और कहीं न कहीं हम जब इसकी तह में जाते हैं तो हमें लगता है कि डायलॉग एक दूसरे के बीच में नहीं है या किन्हीं कारणों से स्वयं के वर्चस्व को स्थापित करने के लिए डायलॉग को बाधित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस अपने आप में डायलॉग का एक माध्यम है। दुनिया के न्यायविदों के माध्यम से दुनिया की मानवता के लिए उन लोग खड़ी है। जो एक छोटी सी पहल थी वह आज एक राष्ट्रीय शक्ति बन चुकी है। फ्लो आज भारत के 21 चैप्टर्स में फैला है। एक नए भारत की विविधता, ऊर्जा और आकांक्षाओं का प्रतिबिंब। 16,000 से अधिक सदस्यों के साथ फ्लो देश की सबसे बड़ी महिला प्रोफेशनल उद्यमी और चेंज मेकर्स की समुदायों में से एक है। फ्लो के कार्य के केंद्र में एक ही उद्देश्य है: आर्थिक सशक्तिकरण, अवसर बनाना, रास्ते खोलना और हर महिला को अर्थव्यवस्था में निडर होकर अपनी भूमिका निभाने के लिए सक्षम बनाना। क्योंकि फ्लो केवल एक संस्था नहीं, यह एक सामूहिक आंदोलन है। ऐसी बहनों का संगठन के साथ साथ पर्यावरण और वन संपदा की रक्षा करने के जिन 16 गोल्स को लेकर के यूएन ने दुनिया के देशों के सामने एक लक्ष्य रखा था, याद करना, उसमें शिक्षा,
सबसे महत्वपूर्ण है। दुनिया के अंदर जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो उन 2.5 अरब बच्चों के लिए, यानी 250 करोड़ से अधिक बच्चों के लिए क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ वे अपने बस्ते के बोझ से स्वयं ही डिप्रेस न हो, इसके बारे में भी हमें विचार करना चाहिए। क्योंकि महत्वपूर्ण भाव ये कि शिक्षा किसी भी व्यवस्था का, व्यक्ति हो, समाज हो या राष्ट्र हो, डायलॉग की स्थापना मैन टू मैन, सोसाइटी टू सोसाइटी, कंट्री टू कंट्री, यह स्थापित तभी हो सकती है जब हम उसके बेसिक भाव पर विचार करें। ये बेसिक भाव एजुकेशन के माध्यम से हम प्रत्येक बच्चे के मन में, प्रत्येक छात्र छात्रा के मन में पैदा कर सकते हैं। लेकिन आज भी यह एक चुनौती बनी हुई है। दुनिया में जहां अशांति है, जहां पे अराजकता है, जहां वर्चस्व को लेकर के एक दूसरे की संप्रभुता को हड़पने की होड़ हो, वहां पर एजुकेशन, वहां पर हेल्थ, वहां पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात अपने आप में एक बेमानी सी दिखती है। और उन स्थितियों में हम सबको इस बारे में विचार करना चाहिए कि कैसे इन समस्याओं के समाधान के लिए हर एक स्तर पर प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। हम भी उसमें सहभागी बन सकते हैं। अगर एक संस्था अपने स्तर पर पिछले 25 वर्षों से इस प्रयास को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, तो क्यों नहीं अन्य स्तर पर यह प्रयास आगे बढ़ सकता। और मुझे लगता है कि यह एक चुनौती दुनिया के सामने जहां बन चुकी है, हम इस बात को अक्सर इस बात को देखते हैं कि एक और हमारे सामने दुनिया के अंदर की प्रतिस्पर्धा एक चुनौती के रूप में है। वहीं हमारे सामने जलवायु परिवर्तन और उससे उत्पन्न होने वाले संकट भी एक नई चुनौती के रूप में है। याद करना, हमारे सामने इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जीवन को सहज और सरल करने में जहां उपयोगी भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं, वहीं इसके द्वारा उत्पन्न वे अभूतपूर्व कानूनी चुनौतियां भी हम सबके सामने खड़ी हुई हैं, जिनके माध्यम से साइबर क्राइम, डेटा चोरी के और अन्य तमाम प्रकार की एक नई समस्या दुनिया के सामने खड़ी हुई है। ऐसे अस्थिर समय में न्याय, नैतिकता और अंतर्राष्ट्रीय कानून विश्व शांति और मानव सभ्यता के लिए एक बड़ी लकीर खींचने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकती हैं। हम सबको यूएन के द्वारा 80 वर्ष पहले जिन बातों को उन्होंने घोषणा की थी, उस पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। जो उन्होंने उस समय की दुनिया के बारे में कहा था कि दुनिया को अब एक अधिक न्यायपूर्ण, समावेशी और जवाबदेह वैश्विक प्रणाली की आवश्यकता है।
और 80 वर्ष पूर्व किए गई इस घोषणा की सार्थकता आज भी उसी रूप में बनी हुई है। आज हमारी आवश्यकता है कि हम केवल उन पुरानी बातों तक सीमित न रहें, बल्कि आज की उन ज्वलंत समस्याओं के बारे में भी हमें विचार करते हुए जलवायु परिवर्तन, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य के संकट, वैश्विक आतंकवाद जैसे मुद्दों पर भी मुखर होकर के यूएन जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग करना चाहिए। एक ऐसे व्यवहारिक और उद्देश्यप्रद गठबंधन को जो और भी प्रभावी हो सके, इसे आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इसके बारे में हमें भारत की उस प्राचीन व्यवस्था पर विचार जरूर करना चाहिए जहां पर हमने इस पूरी व्यवस्था को 5 अवयव पर आधारित मान करके पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन सब की उपासना को इसका आधार मान करके भारत की परंपरा ने सदैव इसे अपने जीवन का हिस्सा मान करके इनकी पवित्रता को, इनकी सुरक्षा को और इनके संरक्षण को सदैव प्राथमिकता दी। और दुनिया के लिए वर्तमान में जलवायु परिवर्तन की चुनौती हो या फिर इसके माध्यम से उत्पन्न उन वैश्विक संकट के समाधान का रास्ता भारत की उस सोच के माध्यम से समाधान का एक रास्ता निकाल सकती है। हमने इस युग की सबसे बड़ी महामारी कोविड महामारी को दुनिया ने झेला है। याद रखना, एक पुरानी कहावत है कि अगर कोई व्यक्ति कहीं पे आग लगी हो और उससे अपने को निश्चिंत पाता है, तो अगर आज दूसरे के घर में आग लगी है और आप उससे स्वयं उत्साहपूर्ण तरीके से और उमंगपूर्ण तरीके से निश्चिंत होकर के सो रहे हैं, तो मान करके चलिए कि कल वह आपको भी अपने आगोश में ले सकती है। दुनिया आज जिस चुनौती से जूझ रही है, चाहे वह जलवायु परिवर्तन का हो, साइबर सिक्योरिटी का हो या फिर आतंकवाद का हो, अगर कोई भी देश या कोई भी समाज इन सभी मुद्दों से आंखें बंद करके दुनिया की मानवता के सामने संकट खड़ा कर रहा है, तो मान करके चले कि यह संकट उसको भी एक दिन अवश्य निगलने का कार्य करेगा, जो आज दूसरों के लिए संकट खड़ा कर रहा है। कोविड जैसी महामारी ने इसके सामने, हमारे सामने उन बातों का उल्लेख किया है कि आज की कोई भी समस्या केवल एक देश की समस्या नहीं, ये दुनिया की समस्या होती है और दुनिया को ही मिलकर के इसके समाधान का मार्ग भी निकालना पड़ेगा। दुनिया को इसका समाधान का मार्ग निकले, दुनिया भर के न्यायविद जब इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यहां पर एकत्र हुए हैं, तो न्याय मानवता की समस्या का समाधान का रास्ता कैसे निकाल सकता है, यह इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक संदेश दुनिया भर में देने की आवश्यकता है। न्याय न केवल समता का, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सुरक्षा का, उनके स्वावलंबन का और उनके उन्नत भविष्य का आधार बनना चाहिए। इस विश्वास के साथ मैं इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस की सफलता के लिए
आप सभी के प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया भर से आए हुए जितने भी हमारे पूर्व राष्ट्राध्यक्षगण हैं, न्यायविद हैं और अन्य हमारे सम्मानित अतिथिगण हैं, मैं उन सब का एक बार फिर से इस कॉन्फ्रेंस में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास करता हूं कि यह सम्मेलन जो भी यहां पे आप लोग प्रस्ताव पारित करें, उसे यूएन तक पहुंचाने और यूएन के माध्यम से दुनिया भर में हम ऐसी कौन सी पद्धति अपनाएं जो शांति का, करुणा का, मैत्री का और यानी अगर कहें तो भारतीय संस्कृति के अनुरूप वसुधैव कुटुंबकम के इस भाव को फिर से पूरी दुनिया में मूर्त रूप से प्रस्तुत करने में सफल हो, इस विश्वास के साथ इस पूरी कॉन्फ्रेंस के प्रति मैं अपनी मंगल में शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। मेहनत और समर्पण के प्रतीक अन्नदाताओं को डबल इंजन सरकार ने दी है नई पहचान। कर्मयोगी सरकार ने किया है वो दमदार काम जो दशकों तक था सिर्फ सपना। उत्कर्ष के इन 8 वर्षों में गन्ना किसानों को किया गया है रिकॉर्ड 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक गन्ना मूल्य का भुगतान। वर्ष 2007 से 2017 तक हुए भुगतान से यह 1,48,000 करोड़ रुपए है अधिक। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पारदर्शिता और तकनीक से जुड़ी नई व्यवस्था ने बदली है गन्ना किसानों की तकदीर। वर्ष 2017 से अब तक 4 बार बढ़ाया गया है गन्ना समर्थन मूल्य। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 में गन्ना किसानों को होगा 3,000 करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त लाभ। नई चीनी मिलें और बढ़ी क्रशिंग क्षमता ने असल मायनों में गन्ने की फसल को बनाया है ग्रीन गोल्ड। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि भगवान बुद्ध को महापरिनिर्वाण स्थली कुशीनगर 2600 वर्ष बाद भी पूरी दुनिया को उतनी ही आध्यात्मिक गहराई से आकर्षित कर रही है। कुशीनगर बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख पवित्र स्थलों में शामिल है और यहाँ स्थित भगवान बुद्ध की विश्वविख्यात लेटी हुई
प्रतिमा विश्व भर के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र बनी हुई है। पर्यटन मंत्री ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिद्धार्थनगर स्थित भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरहवा अवशेष के 127 वर्ष बाद भारत वापसी से वैश्विक बौद्ध समुदाय में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार हुआ है। भारत सरकार के प्रयासों से संभव हुई इस ऐतिहासिक घटना का सकारात्मक प्रभाव पर्यटन पर भी दिख रहा है। और आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 176वीं बटालियन कैंपस में बीएसएफ के 61वें स्थापना दिवस में शामिल हुए, जहां उन्होंने कहा कि हमारी सेना ने हिजबुल मुजाहिदीन और लश्कर-ए-तैयबा के 9 स्थानों पर स्थापित मुख्यालय, ट्रेनिंग कैंप और लॉन्चिंग पैड्स को समाप्त कर दिया था। इस ऑपरेशन का उद्देश्य आतंकवाद का खात्मा, हमारे नागरिकों को सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा था। साथ ही उन्होंने कहा कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बीएसएफ की अनेक उपलब्धियां हैं। वह दिन दूर नहीं है जब ये देश नक्सलवाद से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। बल का हीरक जयंती समारोह है। एक प्रकार से ये 6 दशक सीमा सुरक्षा बल ने न केवल देश की जनता, पूरे विश्व को ये मानने के लिए मजबूर किया है कि जब तक देश की सीमा पर बीएसएफ है, देश का दुश्मन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। और ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस वीरता, दक्षता और प्राणों की भी परवाह करे बगैर अपने प्राणों की आहुति देकर बल के जवानों ने अब तक इसका निर्वहन किया है, वो मेरे लिए, इस देश के गृह मंत्री के लिए बहुत बहुत गौरव की बात है, अभिमान की बात है। और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूं, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती है। और ये किसी भी बल के लिए बहुत गर्व का विषय है। मित्रों, सीमा सुरक्षा बल के अब तक 2013 बहादुर जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान इस देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए दिया है। न केवल देश की सीमाओं को सुरक्षित करते हुए, न जाने कितने यूएन के शांति मिशन और कितनी ही आपात स्थितियों में देश के अंदर भी, चाहे आतंकवाद का सामना करना हो, चाहे नक्सलवाद को समाप्त करने के लक्ष्य को सिद्ध करना हो, बीएसएफ के जवानों ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, हमेशा कर्तव्य को प्रथम मानकर काम किया है। और आज इसलिए देश की पूर्वी और पश्चिमी सीमा अटल, अड़िग और सुरक्षित है। इसका बड़ा यश हमारे बीएसएफ के वीर जवानों को जाता है। मित्रों, आज ये महोत्सव कच्छ की वीर भूमि पर आयोजित किया गया है और मेरे लिए विशेष आनंद का विषय है, क्योंकि मैं गुजरात से ही आया हूं, गुजरात से ही पला बढ़ा और यहीं से सार्वजनिक जीवन में मैंने शुरुआत की। एक कच्छ की वीर भूमि, अदम्य साहस के प्रतीक हमारे कच्छी लोग न जाने कितनी सदियों से विपरीत मौसम होने के बावजूद, विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद एक जुझारूपन के साथ इस क्षेत्र को न केवल संवारा है, विकास की कई ऊंचाइयों तक पहुंचा है।
7वें दशक से अब तक जितने भी देश पर आक्रमण हुए वो सभी आक्रमण का मजबूत सामना अगर किसी किया है तो मेरे कच्छ की जनता ने किया है। और देश साक्षी है, कई सारे युद्धों में सेना के साथ, बीएसएफ के साथ कदम से कदम मिलाकर कच्छ की जनता ने, न केवल जनता ने, यहां की वीरांगनाओं ने भी एयरपोर्ट रिपेयर कर हमारे देश को सुरक्षित करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। सहस्राब्दी का सबसे विकट भूकंप इस धरती ने झेला है। मैं दुनिया में देश में बहुत घूमता हूं, कई भूकंप हुए ऐसी जगहों पर भी गया हूं, मगर सब जगह 3 दशक, 4 दशक, 5 दशक के बाद भी भूकंप के अवशेष मिलते हैं। और मैं आज गर्व के साथ कहना मांगता हूं कि हमारे कच्छ की जनता और कच्छी भाइयों के परिश्रम के कारण कच्छ न केवल भूकंप से उभरा है, भूकंप पे पहले था, इसके 100 गुना अधिक सुंदर और विकसित हुआ है। एक कच्छियों की जिजीविसा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, आज महान स्वतंत्रता सेनानी हरे कृष्ण मेहताब जी, परमवीर चक्र जदुनाथ सिंह जी और भारत रत्न सीवी रमन जी की स्मृति दिन है, जन्मदिन भी है। तो ये सभी महानुभावों को मैं आज प्रणाम करना चाहता हूं। आज हमारे जवानों को साहस, शौर्य और पराक्रम करने के लिए एक पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, मरण उपरांत 8 प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर सर्विस और इसके साथ जनरल चौधरी ट्रॉफी, महाराणा प्रताप ट्रॉफी और अश्विनी कुमार ट्रॉफी भी प्रदान की गई है। ये हमारे बल के जवानों के वीरता, शौर्य और साहस को एक्नॉलेज करने की एक प्रक्रिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।